यहीं पे ये क्लोज हो गया था ना। तो एक तो जनरल आर्थ्रोपोड कंट्रोल में सबसे बेस्ट अप्रोच जो है वो इन्वायरमेंटल कंट्रोल होती है। कौन सी? इन्वायरमेंटल कंट्रोल इज द बेस्ट अप्रोच टू कंट्रोल ऑफ आर्थ्रोपोड्स। अब इसमें जो, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंट्रोल अगर हम कर रहे हैं तो जो रिजल्ट्स होते हैं दे आर लाइकली टू बी परमानेंट ना। फर्दर जो है उसका डर नहीं रहता, उसका खतरा नहीं रहता कि दोबारा से ये फिर से इमर्ज करेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका आर्थ्रोपोड कंट्रोल करने का? एक तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है कि जो इनका ब्रीडिंग प्लेसेस है, जो ब्रीडिंग प्लेस है उसको एलिमिनेट कर दिया, यानी सोर्स को हमने रिड्यूस कर दिया। या जो फिलिंग और ड्रेनेज का ऑपरेशन होता है वाटर मैनेजमेंट में खास तौर से, तो वहां से अगर हम रेगुलरली वाटर को ड्रेन करते रहेंगे, यानी अगर गंदा पानी कहीं पे इकट्ठा हो रहा है तो उसको ना इकट्ठा होने से ड्रेन करते रहें। या हाउस होल्ड लेवल पे कूलर्स में जो आर्टिफिशियली वाटर कलेक्ट रहता है उसको वीकली बेसिस पे या 3 to 4 days आफ्टर उसको हम ड्रेन करते रहें, तो जो लाइकली सोर्स है ये मॉस्किटोज के ब्रीडिंग का, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल, इसके बारे में ये बताया था कि ये अगर सिर्फ एलोन यानी अकेले अगर हम केमिकल्स का इस्तेमाल करें इनको रिड्यूस करने के लिए, आर्थ्रोपोड को कंट्रोल करने के लिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ एलोन अगर यूज किए जाएंगे तो फुल्ली इफेक्टिव ये नहीं हो सकते, पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी स्पेसीज में केमिकल्स जो रिपेलेंट या पॉइजन यूज किए जा रहे हैं उनका रेजिस्टेंट डेवलप हो चुका है ना। और दूसरी चीज केमिकल्स ये भी है कि अगर मान लीजिए उनका रेजिडुअल इफेक्ट कुछ बचता है तो हो सकता है कि वो ह्यूमन अगर कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी तरीके से उसको, तो वो उनके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो दूसरी एक सबसे बड़ा जो परेशानी ये थी कि ऐसे केमिकल्स को यूज किया जाए विच आर बायोडिग्रेडेबल और टॉक्सिक उसमें बहुत कम हो ना। उसमें एबेट है, डर्सबन है, मेथॉक्सीक्लोर है, कुछ और एग्जांपल्स इसमें केमिकल कंट्रोल में मॉस्किटो लार्विसाइडल आयल ना। इसको जो लार्विसाइडल आयल होता है इसको वाटर में, ये क्या करता है जब इसको वाटर में, मतलब आयल को वाटर में इमर्स करते हैं, तो आयल क्या है, ये कभी वाटर के साथ मिक्स नहीं हो सकता, तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है सरफेस ऑफ द वाटर पे। अब वाटर के सरफेस पे ये प्रोटेक्टिव लेयर बनता है, और आपने अभी तक देखा जितने भी लार्वा थे मॉस्किटोज के सब कहाँ थे? बिलो द वाटर सरफेस। अब कोई 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर टू द वाटर सरफेस है ना, कोई जस्ट पैरेलल टू द वाटर सरफेस है, या कोई एक्वेटिक प्लांट की रूट्स में था, लेकिन सबके सब कहाँ थे? पानी के अंदर थे। तो अब ये जब भी ऑयल जो था इमर्स तो हमने कर दिया वाटर में, लेकिन ये कभी मिक्स नहीं हो सकता, तो ये ऊपर की तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। और जब ऑयल ऊपर एक लेयर बना देगा तो ऑक्सीजन की एंट्री जो है वो रुक जाती है, ऑक्सीजन की एंट्री पानी में नहीं हो पाती। तो लार्वा क्या होते हैं, अब भाई उन्हें ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, तो वो वहीं पे किल हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसका ये फायदा है। इसके अलावा पेरिस ग्रीन है और पाइरेथ्रम है, ये भी यूज किया जाता है एज ए केमिकल ना। बायोलॉजिकल कंट्रोल में इसका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम होता है, सबसे अच्छा इसे इसका एग्जांपल था जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज है वहां पे लार्विवोरस फिशेस को इंट्रोड्यूस कराना। अब इसमें ये कुछ फिशेस के नाम है, गैम्ब्यूसिया एपिनिस, लेबिस्टर रेटिकुलेट्स एंड पिसिलिया रेटिकुलेटा। कुछ फंगस है, बैक्टीरिया है जो इस काम के लिए यूज किए जाते हैं। और कुछ अलग अलग कंट्री, खासतौर से फॉरेन कंट्रीज में प्रीडेटर मॉस्किटोज को इंट्रोड्यूस कराया गया फील्ड्स में, जो क्या करते थे लार्वा पे, और जो ये आर्थ्रोपोड्स होते थे इनको डायरेक्टली ये किल करते थे। एंड जेनेटिक कंट्रोल, जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड से स्ट्राइल मेल टेक्निक को यूज किया जाता था, या साइटोप्लाज्मिक इनकम्पेटिबिलिटी या क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, इस तरीके से क्रोमोसोम को ट्रांसलोकेट कर दिया फर्दर वो ब्रीड ना कर सके, यानी स्ट्राइल मेल टेक्निक का ही एक पार्ट है। तो जेनेटिक ये सारे कंट्रोल के आर्थ्रोपोड को कंट्रोल करने के लिए। अब आर्थ्रोपोड में बहुत सारी चीजें हैं, आर्थ्रोपोड में सिर्फ मॉस्किटोज नहीं आता, हाउस फ्लाइज भी आएगा, रेड फिली भी आएगा, सैंड फ्लाई भी आएगा, सब के सब किस में आ रहे हैं? आर्थ्रोपोड्स में आ रहे हैं। ठीक, अब क्योंकि ह्यूमंस के लिए अगर बात करें तो सबसे स्पेसिफिक और सबसे डेंजरस जो चीज है वो मॉस्किटोज है। मॉस्किटोज हैं, अलग अलग तरीके की डिजीज को ये ट्रांसमिट करते हैं, तो इनके लिए अलग से मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स अलग से आए। अब मॉस्किटोज में क्योंकि एडल्ट भी होता है लार्वा भी होता है ना। तो पहले एंटी लार्वल मेजर्स क्या क्या है, एंटी लार्वल मेजर्स क्या क्या यूज किए जाते थे? इसमें भी पहली चीज वही इन्वायरमेंटल कंट्रोल, यानी सोर्स रिडक्शन। सोर्स को रिड्यूस कर रहे थे, तो सोर्स कैसे रिड्यूस करेंगे? मॉस्किटो कहाँ पे ब्रीड करता है? वाटर में। तो अब इनके अलग अलग जो वाटर के सोर्सेज हैं हमें उसको ड्रेन करना है, टाइमली फिल करना है, टाइमली ड्रेन करना है ना, यानी वाटर मैनेजमेंट, जिसको इंटरमिटेंट इरिगेशन कहते हैं। बार बार ड्रेन करिए, बार बार पानी भरिए घरों में, कूलर्स में। तो एनाफ्लीज के लिए क्या है, क्लीन वाटर में ये ब्रीड करता है, तो इसका जहाँ पे भी क्लीन वाटर कलेक्शन हैं उसको कंटिन्यूअसली हम फिल करते रहें, ड्रेन करते रहें, एक जगह उसको इकट्ठा ना होके रहने दें। क्यूलेक्स,
क्यूलेक्स जो है वो पॉल्यूटेड डर्टी वाटर में ये ब्रीड करता है। तो कहीं पे भी अभी बारिश हुई, अलीगढ़ में बहुत ज्यादा 2 दिन से बारिश हुई, जगह जगह पे बहुत ज्यादा पानी भर गया। आधे से ज्यादा पानी क्या था, वो नाले का पानी था, गंदा पानी। तो अब पानी है, गंदा पानी है, वो जगह जगह अगर वो जमा हो रहा है तो उसमें क्यूलेक्स ब्रीड करेगा। तो ऐसी चीज क्या करना है इसको, किसी तरीके से इनका प्रॉपर ड्रेनेज हो ताकि ये वहां पे इकट्ठा ना होने पाए। एडीज जो आर्टिफिशियली घरों में पानी कलेक्ट हो रहा है ना, वाटर हेड टैंक्स हैं, ओपन टैंक्स हैं, या फिर कूलर्स हैं, तो इनको ड्रेन करते रहना चाहिए। अब मानसूनिया के लिए क्या है, एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी में है उनको हम खत्म करें, अब चाहे वो मैन्युअली करें या हर्बिसाइड से करें, उनको हमें रिमूव करना है। तो लार्वा जो होगा, लार्वा यानी ब्रीड नहीं कर पाएगा तो लार्वा नहीं बनेगा। तो एंटी लार्वल मेजर्स में सबसे बेस्ट मेजर यही है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल। अलग अलग मॉस्किटोज के लिए अलग अलग तरीके से कंट्रोल करना है। नेक्स्ट है केमिकल कंट्रोल, सेम एज इट इज, है ना। अब यहाँ पे देखिए मिनरल ऑयल्स है, पेरिस ग्रीन है, सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स है, ये यूज किए जाते हैं। मिनरल ऑयल्स applied once a week in dose of 40 to 90 liters per hectare ना, makes water unfit for human consumption and kills fish। अब मिनरल ऑयल वही है, जो पानी के ऊपर जो ये एक लेयर बना लेगा, एक पानी के ऊपर लेयर बना लेगा, लार्वा तो किल हो जाएगा, ऑक्सीजन उसे नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो पानी ह्यूमंस यूज करेंगे तो उनके लिए अनयूजेबल है ना, कंजम्पशन के लिए वो फिट नहीं बैठता। और दूसरी चीज, क्योंकि अगर पानी के ऊपर ऑक्सीजन को ये ब्लॉक कर रहा है तो उसके अंदर फिशेज भी तो होंगी, वो भी किल हो जाएंगी, तो इसका ये ड्रॉबैक है। पेरिस ग्रीन की डस्ट जो है अप्लाई करते हैं पर हेक्टेयर 1 किलोग्राम, 2% पेरिस ग्रीन 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इट इज ए स्टमक पॉइजन, लार्वा के लिए ये एक स्टमक पॉइजन का काम करता है। यानी जो सेगमेंटेड बॉडीज होती हैं स्टमक में, वहां से ये एब्जॉर्ब हो जाता है लार्वा के। इट इज ए स्टमक पॉइजन टू लार्वा बट हार्मलेस टू ह्यूमंस, एनिमल्स और फिश, यानी ये अच्छा है, इसको यूज किया जा सकता है पेरिसग्रीन को। एंड सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स अबेट ना, वेरी इफेक्टिव लार्विसाइड एंड लीस्ट टॉक्सिक एट डोज ऑफ 1 पार्ट्स पर मिलियन ना, 1 ppm पे। लीस्ट टॉक्सिक अगर कुछ है तो वो एबेट है। मेलाथियान भी यूज किया जाता है, पेंथियान है, ये सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स है। एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल में वही थ्रू यूज ऑफ स्मॉल फिशेस, इनको इंट्रोड्यूस कराइए जहाँ पे भी बड़े बड़े पानी के सोर्सेज हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वहाँ पे गैम्बूसिया एफिनिस, लेबिस्टर रेटिकुलेटा एंड पिसिलिया, इनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है उन वाटर बॉडीज में जो लार्वा को फीड करती हैं, लार्वा पे ये फीड करती हैं। तो इससे दो फायदा होता है, एक तो आपका जो फिशरीज है, फिश फार्मिंग है, वो भी ग्रो कर रहा है, मछली को क्या खाना पानी मिल रहा है आराम से, और वो लार्वा को भी खत्म कर रहा है ना, तो इससे डबल बेनिफिट होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसलिए बायोलॉजिकल कंट्रोल को सबसे बेस्ट अप्रोच इसमें मान लिया गया। एंटी एडल्ट, एंटी एडल्ट मीजर में एडल्ट का मतलब क्या हुआ, अब लार्वा से हट के हम आ गए कहाँ पे, एडल्ट पे। एडल्ट में सबसे पहले रेजिडुअल स्प्रेइंग कराई जाती है। रेजिडुअल स्प्रेइंग का मतलब जो केमिकल्स हैं उनको स्प्रे कराया जाता है फील्ड के हिसाब से, कितनी फील्ड है कितने उस पे ये होगा। तो टॉक्सिकेंट कह लीजिए, या जो स्प्रे हम टॉक्सिक मटेरियल का कर रहे हैं केमिकल्स का, उसमें डीडीटी है, बीएचसी है, मेलाथियान है, ये कॉमनली यही यूज किया है। डीडीटी बहुत ज्यादा इफेक्टिव अब नहीं रह गया क्योंकि ज्यादातर स्पेसीज में इसका रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, बट हाँ सैंड फ्लाई के लिए अभी भी ये इंसेक्टिसाइड ऑफ चॉइस है, डीडीटी। तो डीडीटी की जो डोज है 1 to 2 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, 1 to 2 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। और इसका अगर हम एवरेज ड्यूरेशन निकालें इफेक्टिवनेस का, कब तक कितने महीनों तक इसकी एफिकेसी रहेगी, तो अराउंड 6 to 12 मंथ, 6 to 12 मंथ ये इफेक्टिव रहेगा डीडीटी। एंड बीएचसी जिसको हम लिंडेन कहते हैं, लिंडेन, ये 0.5 ग्राम पर मीटर स्क्वायर इसको यूज करते हैं। इसका जो एवरेज ड्यूरेशन है एफिकेसी की वो 3 मंथ की है, 3 मंथ। एंड मेलाथियन लीस्ट टॉक्सिक होता है ये, इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, 2 ग्राम पर मीटर स्क्वायर इसको स्प्रे करते हैं। और इसकी भी ड्यूरेशन जो है एफिकेसी की वो अराउंड 3 मंथ की होती है, 3 महीने तक ये इफेक्टिव रहता है। रेजिडुअल स्प्रे इसका हम कराते हैं। अब एक चीज ये तो हो गया फील्ड पे, एक होता है स्पेस स्प्रे। स्पेस स्प्रे का मतलब जैसे फॉगिंग नहीं कराई जाती, फॉगिंग
ना नेचुरली जो फॉगिंग कराई जाती है वही स्पेस स्प्रे इसमें होता है, इसको स्पेस स्प्रेइंग कहते हैं, है ना। इसमें स्पेशली जो है पाइरेथ्रम के एक्सट्रैक्ट यूज किए जाते हैं। अब पाइरेथ्रम क्या है? ये प्लांट से निकल के आया है पाइरेथ्रम। एक्टिव प्रिंसिपल इसमें जो पाया जाता है वो पाइरेथ्रिन पाया जाता है। एज ए स्पेस स्प्रे इसको यूज करते हैं। इट इज अ नर्व पॉइजन। अब ये नर्व पॉइजन है। अभी हमने पढ़ा था स्टमक पॉइजन क्या था? पेरिस्क्रीन ना। पेरिस्क्रीन इज ए स्टमक पॉइजन। ठीक। अब ये पाइरेथ्रम क्या है? नर्व पॉइजन है जिसका एक्टिव प्रिंसिपल क्या है? पाइरेथ्रिन। इसका कोई रेजिडुअल एक्शन नहीं होता। यानी हमने फॉगिंग कराई, जितनी देर तक वो था इन्वायरमेंट में तब तक तो उसने काम किया, उसके बाद वो खत्म, सेटल डाउन हो गया, खत्म, शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट। बहुत ज्यादा देर तक इसका इफेक्ट नहीं रहता है। रेजिडुअल इंसेक्टिसाइड में मैलाथियन यहाँ पे है ना, इसकी एफिकेसी कितनी? 3 मंथ की होती है मैलाथियन की। एंड फेनिट्रोथिन पर अल्ट्रा लो, यानी अल्ट्रा लो वॉल्यूम फॉगिंग इससे कराई जाती है। किससे? मैलाथियन से। और लीस्ट टॉक्सिक भी ये होता है। एंड जेनेटिक कंट्रोल वही स्ट्राइल मेल टेक्निक है, साइटोप्लाज्मिक इनकम्पेटिबिलिटी है या सेक्स डिस्टॉर्शन है, जीन रिप्लेसमेंट है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये कराया जाता है मेल्स के लिए। तो ये स्पेस स्प्रेइंग हो गई। अब ये एंटी एडल्ट मेजर्स चल रहा है। एंटी एडल्ट मेजर हो गया। अब कुछ पर्सनल प्रोटेक्शन भी है। पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर यानी मॉस्किटो बाइट से हमें भी बचना है खुद से। हर चीज का सिर्फ केमिकल और बायोलॉजिकल कंट्रोल नहीं। अब कुछ पर्सनली हमें कुछ काम करना है ना, पर्सनल प्रोटेक्शन। तो उसके लिए मॉस्किटो नेट्स अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स, मॉस्किटो की बाइट से बचने के लिए मॉस्किटो नेट्स जो स्पेशली इसके लिए जो रिकमेंडेड है मॉस्किटो बाइट से बचने के लिए, उसमें ये है कि पर स्क्वायर इंच में कितने होल्स होने चाहिए मॉस्किटो नेट में? 150, 150 होल होने चाहिए पर स्क्वायर इंच मॉस्किटो नेट्स में। और उसका जो डायमीटर है ना, उसका जो डायमीटर है वो कितना होना चाहिए पर होल? लेस देन 0.0475 इंच। लेस देन 0.0475 इंच, इतना इसका डायमीटर होना चाहिए ना। और इसमें मॉस्किटो नेट्स में जो रिपेलेंट्स होते हैं, जो रिपेलेंट, वो उसको डीट कहते हैं, DEET, यानी डाई एथाइल टोलोमाइड ना। डाई एथाइल टोलोमाइड, ये डीट है। एंड इथाइल हेक्सेन, ये जो है एज ए रिपेलेंट इसमें ऑलरेडी जो है इसी के साथ ये आते हैं मॉस्किटो नेट्स। पाइरेथ्रम क्या है? अभी पाइरेथ्रम के बारे में हमने पढ़ा था ना। स्पेस स्प्रे फॉर किलिंग एडल्ट मॉस्किटोज। ये जो पाइरेथ्रम है ये स्पेस स्प्रेइंग के लिए किया जाता है एडल्ट मॉस्किटोज को किल करने के लिए। इट इज ए नर्व पॉइजन। और नर्व पॉइजन की वजह से इसका जो इफेक्ट होता है ये नर्व्स पे, स्पेशली एसिटिल कोलिनेस्टरेज जो होता है, एसिटिल कोलिनेस्टरेज, उसको ये इनिबिट करता है। इनिबिट करता है, पैरालिसिस होती है और वो वहीं पे नॉक डाउन, मतलब गिर जाते हैं। नॉक डाउन इफेक्ट विद पैरालिसिस, पाइरेथ्रम की ये खास बात है। प्लांट ओरिजिन में ना, जो प्लांट ओरिजिन का वो पाइरेथ्रम ही था। प्लांट ओरिजिन का सबके सब नर्व पॉइजन होते हैं फ्लावर ऑफ क्राइसेंथेमम, यहाँ से पाइरेथ्रम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब इसके जो एक्टिव प्रिंसिपल है पाइरेथ्रिन 1, 2, सिनेरिन 1, सिनेरिन 2 एंड जेस्मोलिन, ये सब के सब जो है एक्टिव प्रिंसिपल है। एंटी एडल्ट मेजर के लिए ये भी यूज किए जाते हैं। पाइरेथ्रम है ना, फ्लावर ऑफ क्राइसेंथेमम, इससे ये इनको निकाला जाता है। इनका कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं है। दे आर शॉर्ट लिव, दे आर शॉर्ट लिव। सिंथेटिक पाइरेथ्राइड्स भी बनाए गए इन्हीं से। पारमेथ्रिन है, पारमेथ्रिन का नाम सुना है? यस सर, इसके बीच में देते हैं। इसके भी इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। 5% पारमेथ्रिन का लोशन जो है वो इसके भी इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है ना। ये सिंथेटिक पाइरेथ्राइड्स है। पारमेथ्रिन है, एलर्थिन है, फ्यूरेथ्रिन है, साइक्लोथ्रिन है। अब ये जो प्लांट है क्राइसैंथेमम, अब क्योंकि नेचुरली ये क्या है? इंसेक्टिसाइड है, इसके अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इसको एज ए कंपेनियन प्लांट, जो फील्ड्स होती हैं, फील्ड में जो क्रॉप्स है वहां पे इंसेक्ट ना आए, है ना, इंसेक्ट्स ना लगे, कीड़े मकोड़े उन फसल में ना लगे, उसके लिए इसको एज ए कंपेनियन प्लांट भी हम यूज करते हैं फील्ड्स में। कंपेनियन का मतलब समझते हैं ना, साथी। तो मान लीजिए हेक्टेयर पर हेक्टेयर कुछ प्लांट्स इसके भी उसमें लगा दिए जाते हैं। तो ये क्या करता है? इंसेक्ट्स को रिपेल करता है, वहां पे आने नहीं देता।
बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस ये बैक्टीरिया है, इसके स्पोर्स जो होते हैं, स्पोर्स स्पेशली जो है स्पोर्स ना, इनमें इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन प्रोड्यूस बाय बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस, इसको एज ए स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है। ये बैक्टीरिया है बेसिकली, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। और क्योंकि ये इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी इनके अंदर है और नेचुरली अकरिंग है, तो दीज आर रिगार्डेड एज इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है ह्यूमंस पे, कुछ विद लिटिल आर नो इफेक्ट ऑन ह्यूमंस। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ है, पॉलिनेटर्स है या दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं, उन पे इसका इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो है किस पे होता है, जो ये हार्मफुल इफेक्ट है, हार्मफुल इंसेक्ट है, इन्हीं पे होता है। अब एक चीज, अभी हमने बेड की बात की थी, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स ना, केमिकल जो इसमें यूज होते हैं, सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स इसमें यूज होते हैं बेड नेट्स में मॉस्किटो से कंट्रोल करने के लिए था। डेल्टा मेथ्रिन है, साइक्लोथ्रिन है या पारमेथ्रिन वगैरह भी इसमें यूज किए जाते हैं। इसकी इफेक्टिवनेस कितना है पायरेथ्राइड्स की, 6 to 12 मंथ है। और यूजुअली जो रिकमेंडेशन है ये है कि एवरी 6 मंथ इसको फिर से ट्रीट किया जाए, किससे, सिंथेटिक पायरेथ्राइड से। नंबर ऑफ होल्स कितने होने चाहिए मॉस्किटो नेट्स में, 150 per square inch. 150 पर स्क्वायर इंच, ये जरूर याद होना चाहिए ना। और एक इसी में फिर आया लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल मॉस्किटो नेट्स ना, इसमें भी पायरेथ्राइड इंसेक्टिसाइड यूज होते हैं, पायरेथ्राइड इंसेक्टिसाइड से यूज, लेकिन एक अलग से केमिकल बाइंडर को भी इसमें यूज किया जाता है, जो क्या करता है, बाइंडर जो है इस पायरेथ्राइड्स को रोक के रखता है उसमें। तो जो ये मॉस्किटो नेट है, इसको 20 मरतबा या उससे ज्यादा भी अगर धुल दिया जाए, तब भी जो इसमें रिपेलेंट वाली एक्टिविटी है उसकी, वो मौजूद रहती है ना। तो इसलिए इसका यूज जो होता है 3 साल या उससे ज्यादा तक इजिली आदमी कर सकता है, लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल मॉस्किटो नेट्स। अब आइए डीडीटी के बारे में ना। डीडीटी है क्या, ये ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसका फुल फॉर्म है। इट इज एन ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड। इसको सिंथेसाइज किसने किया था, जीडलर साहब थे, है ना, इन्होंने किया था। लेकिन इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज को डिस्कवर करने वाले थे पॉल मुलर साहब, और इन्होंने सिर्फ इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज की डिस्कवर कर दी, इनको नोबेल प्राइज मिल गया था। पॉल मुलर को सिर्फ इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी डिस्कवर करने की वजह से इनको नोबेल प्राइज मिल गया था। हालांकि इसको बनाया किसी और ने था, बनाने वाले कौन थे, जीडलर ना। और इसमें जो मोस्ट एक्टिव फॉर्म है पैरा पैरा आइसोमर, 70 to 80% डीडीटी में ये होता है। तो डीडीटी का फुल फॉर्म जरूर याद होना चाहिए, और किसने इसको सिंथेसिस यानी सिंथेसाइज किसने किया था। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका देखिए, इज ए कॉन्टैक्ट पॉइजन। मैंने जो क्वेश्चन दिया था डीडीटी का, उसमें क्या दिया था आंसर, स्टमक पॉइजन। मुझे याद है शायद मैंने स्टमक पॉइजन दिया था क्वेश्चन में, है ना। तो खैर डीडीटी जो है वो कॉन्टैक्ट पॉइजन है, ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइजन। और कॉन्टैक्ट पॉइजन क्या कैसे होता है, नर्व पॉइजन विच इनहिबिट्स एसिटिल कोलिनेस्टरेज एंजाइम, है ना, टेक सेवरल आवर्स टू किल, इसका कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं आता है, घंटों कई घंटे के बाद ये जाके किल करता है। और इसका जो रेजिडुअल एक्शन है 18 मंथ, 18 मंथ तक इसका रेजिडुअल एक्शन होता है। और रिपेलेंट एक्शन इसका नहीं है। डोज पर स्क्वायर फीट में 100 to 200 मिलीग्राम पर स्क्वायर फीट इसको यूज करते हैं। और ज्यादातर इंसेक्ट स्पेसीज में इसका रेजिस्टेंट डेवलप हो गया, बट अभी भी सैंड फ्लाइज में इसका रेजिस्टेंट डेवलप नहीं हो गया, इसीलिए ये सैंड फ्लाइज डीडीटी जो है सैंड फ्लाइज के लिए इंसेक्टिसाइड ऑफ चॉइस है। मैलाथियन लीस्ट टॉक्सिक एमंग ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड, है ना। मैलाथियन क्या, इट इज लीस्ट टॉक्सिक एमंग ऑर्गेनोफॉस्फेट, सबसे कम टॉक्सिक जो है ये यही होता है ना। और इसकी क्योंकि टॉक्सिसिटी बहुत कम है, एज एन अल्टरनेटिव टू डीडीटी, जहाँ पे डीडीटी का रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका, वहाँ पे एज एन अल्टरनेट मैलेथियन को यूज किया जाता है स्प्रेइंग के लिए। डोसेज क्या है, 100 to 200 मिलीग्राम पर स्क्वायर फीट एवरी 3 मंथ। एडल्ट मॉस्किटोज को किल करने के लिए अल्ट्रा लो वॉल्यूम फॉगिंग इसी से कराई जाती है। और ये जो है ये भी नर्व इम्पल्सेस को इंटरफेयर करता है, ब्लॉक करता है, यानी एक्ट बाय इनहिबिटिंग एसिटिल कोलिनेस्टरेज। तो ये क्या हुआ, कॉन्टैक्ट पॉइजन हुआ, नर्व पॉइजन ये हो गया। पेरिस ग्रीन इज ए स्टमक पॉइजन, पेरिस ग्रीन इज ए स्टमक पॉइजन। और इसको एज एन एंटी लार्वा
यानी लार्वा को किल करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और खास तौर से एनाफिलीज के लार्वा के लिए ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये सरफेस फीडर्स है। एनाफिलीज का लार्वा कैसे रेस्ट करता है? ये सरफेस ऑफ द वाटर है, और एनाफिलीज का जो लार्वा होता है जस्ट इसी का अपोजिट, इसी के पैरेलल में अंडर सरफेस ऑफ द वाटर, यहीं पे ये रेस्ट करता है और यहीं से ये फीडिंग करता रहता है। तो जब इसको अप्लाई किया जाता है वाटर बॉडीज में, तो सबसे पहले जो है ये इसी पे इफेक्ट आता है, क्योंकि ये जस्ट पैरेलल टू द अंडर सरफेस ऑफ द वाटर, वहीं पे ये मौजूद होते हैं एनाफिलीज के लार्वा। तो इसलिए इनके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो होता है वो पेरिस ग्रीन होता है। बॉटम फीडिंग लार्वा जो है वो भी किल हो सकते हैं, बट व्हेन अप्लाइड एज ए स्पेशल ग्रेनुलर फार्मूलेशन, जब ग्रेनुलर फार्मूलेशन में, यानी जब वो हैवी हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा वेट आ जाएगा, तो वो नीचे की तरफ सेटल होगा। जब नीचे सेटल होगा तब अपना एक्शन देगा। अदरवाइज पाउडर फॉर्म में अगर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो जो सरफेस फीडर है एनाफ्लीज का लार्वा, सिर्फ वही किल होगा। इट इज ए स्टमक पॉइजन। मॉस्किटो कंट्रोल में एज ए लार्विसाइड इसको यूज किया जाता है। रिकमेंडेड डोज क्या है? 1 किलोग्राम पेरिस ग्रीन पर हेक्टेयर वाटर सरफेस। पर हेक्टेयर वाटर सरफेस में 1 kg, 1 किलोग्राम पेरिस ग्रीन को यूज किया जाता है। और यूजुअली अगर प्रॉपर डोजेज में इसको अप्लाई किया जाता है, तो ये ह्यूमंस के लिए या एनिमल्स के लिए या फिशेस के लिए ये हार्मफुल नहीं होता है। अब आइए इसके बीज, ये लास्ट है। इसके बीज किस तरीके की डिजीज है? वाटर रिलेटेड, वाटर बॉर्न, वाटर बेस्ड, वाटर वॉश्ड। वाटर वाटर वॉश। वार। वाटर वॉश ड्यू टू इम्प्रॉपर हाइजीन जो है इसका ट्रांसमिशन होता है ना। इज ए ट्रांसमिसिबल एक्टोपैरासाइट स्किन इन्फेक्शन। और इसकी जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी क्लिनिकल फीचर में जो सबसे खास बात जो होती है, वो सुपरफिशियल ब्रोज, ब्रोज बनाते हैं माइट्स जो हैं। और इंटेंस इचिंग होती है, और खास तौर से जो इचिंग होती है वो रात के वक्त बहुत ज्यादा होती है ना। रात के वक्त बहुत ज्यादा इचिंग होती है, और यूजुअली सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी वहां पे हो जाता है। अब ब्रोज जो बनते हैं, ये सुपरफिशियल ब्रोज कहाँ पे बनते हैं? जो बॉडी के मॉइस्ट एरियाज हैं। मॉइस्ट एरियाज कहाँ कहाँ पे हैं? लाइक ग्रोइन का पार्ट है ना, ग्रोइन पे बहुत एक्सीलेंट कॉमन ग्रोइंग। है ना। ये एक्जिला है, या जो फिंगर्स का जो वेब वेब्स ऑफ फिंगर। है ना, फिंगर वेब जो है, ये सब क्या है? मॉइस्ट एरियाज है ना। तो यहाँ पे इजिली जो है इसका इन्फेक्शन या ब्रोइंग जो है यहीं पे सबसे ज्यादा कॉमन होती है। किससे ये फैलती है इसके भी? सार्कोप्टिस स्केबियाई ना। वैरायटी क्या? होमिनिड, जिसको इच माइट हम कहते हैं। यूजुअली ट्रांसमिटेड बाय क्लोज कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अब क्योंकि ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट से फैलती है ना, ये क्या है? स्किन टू स्किन कांटेक्ट से फैलती है, तो अक्सर जो है इसको एज ए एसटीडी भी हम क्लासिफिकेशन में लेके आते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की भी कैटेगरी में, है ना। अब इसके बीज के बारे में यूनानी में आपने एक चीज पढ़ा होगा। सबसे पहले जो है कौन सी डिजीज विद नॉन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुई? जर्ब इसके बीच। जर्म है ना। इसके बीज बहुत पहले से इसके बारे में पता था लोगों को। तो इसके बीज वाज द फर्स्ट डिजीज विच वाज डिस्कवर्ड विद इट्स नॉन कॉजेटिव एजेंट। अक्सर आपने पढ़ा होगा कि डिजीज पहले डिस्कवर हो गई, उसका कॉजेटिव एजेंट बहुत बाद में पता चला कि हाँ इसकी वजह से ये डिजीज फैली। लेकिन ये डिजीज अपने डिस्कवरी के साथ, अपने कॉजेटिव एजेंट के साथ ही इसकी डिस्कवरी हुई थी। और इसको सबसे पहले बताने वाले कौन थे? तबरी। कौन से वाले? रब तबरे बुकरात अहमद बिन मोहम्मद तबरी। रब्बन तबरी नहीं, अहमद बिन मोहम्मद तबरी। मुआलजात बुकरातिया में उन्होंने इसका जिक्र किया था कि लीक के माने जर्ब के कीड़े होते हैं। तो आप इसकी ड्रग ऑफ चॉइस देखिए। 5% पारमेथ्रिन, ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। सुपरफिशियली इसको हम लोकली यूज करते हैं। 5% पारमेथ्रिन का लोशन आता है। और बहुत सारे ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हैं इसके भी, इसके ना। 25% बेंजाइल बेंजोएट है, 1% गैमेक्सीन है ना, 5% टेटमासॉल सोल्यूशन, 10% सल्फ्यूरिक ऑइंटमेंट है। अब यहाँ पे देखिए आइवरमेक्टिन है, सिंगल डोज में देते हैं आइवरमेक्टिन। और अगर पूछे कि सिस्टमिक डोज, मतलब इसकी सिस्टमिक ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी जो सिस्टमिक यूज में आती है, या ओरली जिसको हम यूज कराते हैं, तो ये आइवरमेक्टिन है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिस्टमिक यूज। ठीक, ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस, आइवरमेक्टिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिस्टमिक यूज। तो ये इन्वायरमेंट और हेल्थ से रिलेटेड ये थोड़ी सी चीजें जो रह गई थी वो हो गई। अब एक दूसरा टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसको देखिए बहुत ज्यादा नहीं है उसमें।
इंटरनेशनल एजेंसीज के बारे में देख लेते हैं ना। तो इंटरनेशनल एजेंसीज जो भी थी, कुछ कॉमन एजेंसीज हैं, लाइक डब्ल्यू है, यूनिसेफ है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारी एजेंसीज हैं। स्पेशली इनके बारे में अगर कुछ पूछा भी जाता है तो सबसे पहले तो हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं इनके। और WHO और यूनिसेफ से रिलेटेड एक दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट है जो जाननी चाहिए। साथ में जो है रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो सबसे पहले इनके आप हेडक्वार्टर्स देख लीजिए ना। हेडक्वार्टर्स WHO का कहाँ पे है? जिनेवा में है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क, UNDP न्यूयॉर्क, FAO रोम इटली, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका जिनेवा में है। और रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो भी कहाँ पे है? जिनेवा में। ये इसके हेडक्वार्टर्स हैं जो इंटरनेशनल एजेंसीज हेल्थ से रिलेटेड हैं, इनके हेडक्वार्टर्स ये हो गए। WHO के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO कब बना? पहली चीज ये ना। तो WHO के बनने से पहले एक चीज बन चुकी थी, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन कब बना था? यूनाइटेड नेशन बना था 1945 में, 1945 में। और ये बना कहाँ था? इसका बेस कहाँ था? हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, US, यूनाइटेड स्टेट्स कैलिफोर्निया। यूनाइटेड नेशन बन गया था 1945, और 1946 में WHO के लिए काम शुरू हुआ। WHO बनना चाहिए। तो WHO क्या है? स्पेशलाइज्ड नॉन पॉलिटिकल हेल्थ एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पास हुआ? 1946 में एक टेक्निकल प्रिपरेटरी कमेटी थी, उसने इसके कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। और ये फोर्स में कब आया यानी लागू कब हुआ? 7 अप्रैल 1948। इसको जरूर याद रखना है। WHO कब फोर्स में आया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में, है ना, 7 अप्रैल 1948। ऑब्जेक्टिव क्या थे? इज अटेनमेंट बाय ऑल पीपुल ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ। WHO का जो ऑब्जेक्टिव था ना, वो यही था कि जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में, हेल्थ की जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वो हर किसी को मिलना चाहिए, हर किसी को अचीव होना चाहिए। ये इनका ऑब्जेक्टिव था। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये फोर्स में आया, ये WHO बना। अब इसका पहला फंक्शन क्या था WHO का? टू एक्ट एज द डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन ऑल इंटरनेशनल हेल्थ वर्क। इंटरनेशनली जितने भी हेल्थ वर्क हो रहे हैं, सब में ये एज ए कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी या डायरेक्शन देने वाली अथॉरिटी का रोल इसको मिला था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अब इसका स्ट्रक्चर्स क्या क्या होता है? इसके 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं WHO के। जैसे हमारे यहाँ होती है ना, पार्लियामेंट है, अपर हाउस, लोअर हाउस, इसी तरीके से यहाँ पे भी है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसका जो स्ट्रक्चर में पहली जो चीज आती है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज द हेल्थ पार्लियामेंट। इसको हेल्थ पार्लियामेंट कहते हैं। और ये इस ऑर्गेनाइजेशन की सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है। जो यहाँ से पास होगा वही लागू होगा। WHO की सुप्रीम गवर्निंग बॉडी जो है वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, जिसको हेल्थ पार्लियामेंट भी कहते हैं। इसका फंक्शन क्या क्या है? टू डिटरमाइन इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसी या प्रोग्राम है उनको बनाना है। पिछले सालों में जो वर्क हुआ है उनको रिव्यू करना है। और आने वाले सालों में जो काम होगा उसके लिए बजट को पास करना है। और एग्जीक्यूटिव बोर्ड इनके बनते हैं। अलग अलग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं WHO के, रीजनल लेवल पे। तो वहां से मेंबर स्टेट्स को इलेक्ट करना होता है। ये सारा काम जो है वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का है। सेकेंड जो इसका है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। एंड थर्ड जो है सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट क्या काम करता है? इट इज द चीफ टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ WHO। हेल्थ पार्लियामेंट तो दूसरे काम, वो पॉलिसीज बनाता है प्रोग्राम्स के लिए। क्या क्या पॉलिसीज बननी है, क्या क्या प्रोग्राम लॉन्च होने, उनके लिए बजट पास करना है ना। और उनका काम कैसा रहा उसको रिव्यू करना है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन सेक्रेटरीट क्या है? ये टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है WHO की। यहाँ से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्टर WHO को एडमिनिस्टर यहीं से किया जाता है बाय द सेक्रेटरीट। तो ये 3 कंपोनेंट हैं WHO में। एक तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, दूसरा एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, एंड थर्ड जो है वो सेक्रेटरीट है। कब ये फोर्स में आया था? 7 अप्रैल 1948 में ये आ गया था। बस इसके बारे में इतना ही। यूनिसेफ, यूनिसेफ
जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसका फुल फॉर्म है, देख लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन की ये भी एक एजेंसी है, और ये कब स्टेब्लिश हुई? 1946, 1946 में ये स्टेब्लिश हो गई थी बाय यूएन जनरल असेंबली। और इसका जो सोल ऑब्जेक्टिव था, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था, वो यही था, टू डील विद द रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन वार रेवेज्ड कंट्रीज। मतलब ऐसी कंट्रीज जो वार में इंगेज्ड है, जहाँ पे वार हो रहा है, वहां के चिल्ड्रन जो, जिन पे इफेक्ट आ रहा है वार का, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। यानी उन चिल्ड्रंस के लिए न्यूट्रिशन का प्रॉपर इंतजाम किया जाए ना, वैक्सीनेशन का, हेल्थ से रिलेटेड पूरा काम करना था ना, और उनकी स्टडी से रिलेटेड ये सारी चीजें जो थी, वो यूनिसेफ के अंडर में आई। इज एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश इन 1946। अब यूनिसेफ ने एक अच्छा काम किया था, उसने गोभी कैंपेन को प्रमोट किया था, स्पेशली जो है चाइल्ड हेल्थ रिवॉल्यूशन में। और इसके अलग अलग जितने भी, इसमें गोभी में चार लेटर हैं, और चारों के अपने अपने सिग्निफिकेंस है। जी फॉर ग्रोथ चार्ट, टू बेटर मॉनिटर चाइल्ड डेवलपमेंट, ओरल डिहाइड्रेशन टू ट्रीट माइल्ड एंड मॉडरेट डिहाइड्रेशन, क्योंकि बच्चों में खास तौर से वार वाले कंट्रीज हैं ना, तो वहां पे क्योंकि वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाती है जहाँ पे भी वार होता है। तो पॉल्यूटेड वाटर है, डिसेंट्री बहुत कॉमन हो जाती है वहाँ की पॉपुलेशन में, बच्चे बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो डिसेंट्री की वजह से, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने का खतरा होता है, तो ओरल रिहाइड्रेशन इसलिए भी जरूरी हो गया था। एंड ब्रेस्ट फीडिंग, अप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 मंथ तक, ये यहीं से गोभी से आया। एंड इम्यूनाइजेशन, वही जो ईपीआई था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, जो डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया था, उसी को इन्होंने एक्सपेंड किया था, और अपने अंडर में लेके अपनी फंडिंग के जरिए यूनिसेफ ने ना। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस एंड मीजल्स, ये इनिशियली जो यही 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज थी, है ना। तो ये गोभी कैंपेन था। और ओआरएस जो डिस्कवरी हुई थी, ओआरएस की डिस्कवरी को मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ द 19th सेंचुरी माना जाता है, ओआरएस को ना मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी में इसको लेके आते हैं। अब इसी गोभी के साथ 3 एफ और जोड़ दिए गए, गोभी के साथ 3 एफ इसी कैंपेन में और ऐड कर दिया गया था। वो 3 एफ क्या क्या है? दैट इज फीमेल एजुकेशन, है ना, फैमिली स्पेसिंग, फीमेल्स को एजुकेट किया जाए, उनको ये बताया जाए कि फैमिली स्पेसिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी चाइल्ड बर्थ में स्पेस रखना है। एंड फूड सप्लीमेंट्स, यूजुअली जो है आयरन वगैरह और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो डिफिशियंसी फीमेल्स में पाई जाती है, उसको सप्लीमेंट के जरिए उसको पूरा किया जाए। ये 3 एफ और जो है इनकारपोरेट किए गए यूनिसेफ के गोभी कैंपेन में, पर फीमेल्स, फीमेल्स के लिए स्पेसिफिक था ये। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ, ये 1945 में बना था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली। इसका हेडक्वार्टर इज एट रोम, इटली। इसका एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ना, टू हेल्प नेशंस रेज लिविंग स्टैंडर्ड। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव था, ये था कि नेशन जो अलग अलग पूरे वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज हैं, उनकी हेल्प करना था, ताकि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ सके, वो रेज हो सके। और लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा? जब उनकी न्यूट्रिशनल सप्लाई जो है वो एडिक्वेट होगी। तो यानी दूसरा जो एम आया वो यही था, टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल ऑफ ऑल कंट्रीज। और क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चरल दोनों चीज, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी काम था, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फार्मिंग, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज, इनकी इफिशियंसी को इंक्रीज करना था। अलग अलग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स ना, अच्छे फर्टिलाइजर्स, ये सब क्या था, ये यहीं से निकल के आया। एंड टू बेटर द कंडीशन ऑफ रूरल पीपल, और जब ये सारी चीजें सही होंगी, तो रूरल पीपल की कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी, देहात के गांव के लोग जो रहने वाले हैं, उनकी कंडीशन भी बेटर होगी। अब इसमें जो इसका प्राइम कंसर्न था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द फूड टू कीप पेस विद द एवर ग्रोइंग वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। तो जितना पॉपुलेशन ग्रो करेगी, फूड की डिमांड उतना ही ज्यादा बढ़ेगी। तो इसका ये था कि बेहतर तरीके से जो फूड का प्रोडक्शन है, यानी फार्मिंग के लेवल पे, उसको और बढ़ाया जाए।
ना। प्रोडक्शन जो है वो उसका इंक्रीज हो, ताकि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको एडिक्वेट अमाउंट में फूड जो है वो मिल सके। 1960 में इन्होंने एक कैंपेन चलाया था, एफएओ ने 1960 में एक कैंपेन चलाया था, फ्रीडम फ्रॉम हंगर। ये इनका कैंपेन था, फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, टू कम्बैट माल न्यूट्रिशन एंड टू डिसमिनेट इंफॉर्मेशन एजुकेशन। तो माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए, टू कम्बैट माल न्यूट्रिशन, ये कैंपेन चला था, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, एफएओ ने चलाया था। और दूसरे इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाना था, एजुकेट करना था और इन्फॉर्म करना था लोगों को। तो ये एफएओ के बारे में था। अब आइए इंटरनेशनल रेड क्रॉस। इंटरनेशनल रेड क्रॉस या जो रेड क्रॉस सोसाइटी हम कहते हैं, इसके कई बहुत सारे इसका फायदा है और बहुत सारे इसके हम लोगों के लिए स्पेसिफिक जो है वो थोड़े से ड्रॉबैक हैं अगर हम इसका लोगो यूज करते हैं तो, है ना। नॉन ऑफिशियल नॉन पॉलिटिकल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड टू द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड इन पीस एंड वार। इनिशियली जो है ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी जो बनी थी, वो जो वार कंडीशन थी, वार कंडीशन के बाद जो सोल्जर्स होते हैं या जो वुंडेड पीपुल थे, उनकी देखभाल के लिए, उनको सर्व करने के लिए ये बनी थी। बाद में इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया था। इसका फाउंडर कौन है? हेनरी डुनेंट, स्विट्जरलैंड का ये था, स्विट्जरलैंड का था हेनरी डुनेंट। इसने इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी को सबसे पहले इसी ने इसको इसकी बुनियाद डाली थी। तो फाउंडर जो हुआ वो हेनरी डुनेंट हुआ। अब इसकी कहानी है, इटली में एक वार चल रहा था उस वक्त, ये वहीं से गुजर रहा था या वहां के सफर पे था हेनरी डुनेंट, 1859 में, 1859 में ये इटली में सफर कर रहा था ना। और वहां पे उसने देखा कि वार के बाद जो जो सोल्जर्स हैं, जो मिलिट्री वाले लोग हैं या फिर नॉन सोल्जर्स जो पॉपुलेशन है, वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे और उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं था। जो वुंडेड थे वो वैसे ही पड़े हुए थे, जो लाशें थी वो वैसे ही बिखरी हुई थी। तो उसे देख के ये थोड़ा सा खराब लगा। तो उसने फिर एक मुहिम चलाई कि कुछ ऐसा करना चाहिए, लोगों को जोड़ा अपने साथ। तो इसीलिए इसके उसमें है ना, नॉन पॉलिटिकल नॉन ऑफिशियल ना, ये पार्टी इसने बनाई, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी इसने इसको बनाई। तो 1963 में फिर एज ए इंटरनेशनल रेड क्रॉस इसको जो है एक्सेप्ट किया गया। और एक्सेप्ट जब किया गया तो कहाँ पे, जिनेवा का कन्वेंशन हुआ था। रेड क्रॉस एम्बलम वहीं से पास हुआ था, जिनेवा के कन्वेंशन थे ना, जिनेवा का कन्वेंशन हुआ था। तो वहीं पे ये पास हुआ रेड क्रॉस एम्बलम। अब इसकी कुछ कहानी है, रेड क्रॉस एम्बलम की कहानी है कि इसको कौन यूज कर सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारी एम्बुलेंसेस पे, जो छोटे क्लिनिक हो, बड़े हॉस्पिटल हो, कहीं ना कहीं आपको ये लाल कलर की चीज दिख ही जाती है। ये इस तरीके का प्लस का निशान जो है वो हमें दिख जाता है। लेकिन हमारे लिए नहीं है ये हमारे लिए नहीं है। ये रेड क्रॉस सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो लोग यूज करते हैं, उनके लिए ये ऑफिशियल। तो इनको यूज कौन कर सकता है? एक तो आर्म फोर्स मेडिकल पर्सनल। अब आर्म फोर्स में चाहे वो डॉक्टर हो या उनकी व्हीकल हो, जो सामान लेके आ रही है जा रही है, उनपे इस तरीके का निशान वो सही है, वो लोग इसको यूज कर सकते हैं इस एम्बलम को। या फिर फोर्स में आप देखते होंगे एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं चैपलेंस, मिलिट्री चैपलेंस। ये क्या होते हैं? आप लोगों ने सुना होगा जैसे फौज होती है, तो फौज में जिस कंट्री में जहाँ का जितने रिलीजन के लोग होते हैं ना, तो उसी रिलीजन के जो एक धार्मिक गुरु जिसको हम कहते हैं, प्रीस्ट हुआ, पुरोहित या इमाम, एक जरूर होता है आर्मी में, उन्हीं को हम कहते हैं मिलिट्री चैपलेन। वो इस सिंबल को यूज कर सकता है, वो यूज कर सकता है। अब कहीं पे डिजास्टर हो गया, डिजास्टर में जो रिलीफ फंड, जो रिलीफ के लिए जो वर्क हो रहा है, तो उस रिलीफ के वर्क पे चाहे व्हीकल हो या वहां पे रिलीफ में जो लोग काम कर रहे हैं, वो इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। और इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन जहां जहां पे भी इसकी ब्रांचेस हैं, वो लोग भी इसको यूज कर सकते हैं।
डिजास्टर में रिलीफ के लिए अगर कोई काम हो रहा है, रिलीफ के लिए कोई काम हो रहा है, या फिर वार की कंडीशन कहीं पे है, वार की कंडीशन है, तो वार में भी रिलीफ का वर्क हो रहा है, तो वहां पे इसको यूज किया जाए। लेकिन डॉक्टरों के लिए नहीं है भाई ये। पहली चीज तो डॉक्टर लोग बिल्कुल इससे दूर रहे, लेकिन हम लोग यूज करते हैं यूजुअली, है ना। तो डॉक्टरों के लिए ये नहीं है। कहीं पे फर्स्ट एड, कहीं पे रिलीफ का काम हो रहा है, फर्स्ट एड का काम हो रहा है, वहां पे भी यूज किया जा सकता है। या और अब तो मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज में भी इसको यूज किया जाता है ना। तो ये सारी चीजें थी, यूज इसको हम कर सकते थे। गवर्नमेंट, अब कोई गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, क्लिनिक्स है, ब्लड बैंक्स है, इवन डॉक्टर्स है, प्राइवेट नर्सिंग होम है, या एम्बुलेंस व्हीकल है, ये इसको नहीं यूज कर सकते। दे आर प्रोहिबिटेड, इनको यूज नहीं किया जा सकता। वो लोग नहीं यूज करते थे, और अगर वो यूज कर रहे हैं तो इट इज ए पनिशेबल एक्ट। और पनिशेबल में जो फाइन लगती है वो 500 रुपए की, 500 ना। 500 रुपए की फाइन है अगर आप इसे यूज करेंगे, या एम्बुलेंस को यूज कर, लेकिन यूजुअली एम्बुलेंस पे लगा रहता है, कोई नहीं देखता। बट ये इनके उसमें है, ये इसको फाइन है। या फिर एम्बुलेंस है तो उसको सीज भी किया जा सकता है। तो ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी थी। ठीक। अब आइए, थोड़ा सा टाइम है, स्क्रीनिंग ऑफ द डिजीज देख लेते हैं। स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग किसे कहते हैं, या जो स्क्रीनिंग टेस्ट हम करते हैं वो क्या होता है। अनडायग्नोस्ड पर्सन को मैंने पता करने के लिए। हाँ, तो ये जो होते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, बेसिकली दे आर यूज टू सर्च फॉर एन अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज या अनडायग्नोज्ड केसेस, है ना। और किसमें ये इनको इम्प्लाई किया जाता है, स्पेशली इन अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स। अब बहुत सारे टेस्ट हैं, एग्जामिनेशन है, या दूसरे प्रोसीजर है जिनके जरिए इसको किया जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट यूज टू सर्च फॉर एन अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज आर डिफेक्ट इन अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल। अब वो टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, ये देखिए आपके सामने है। पहला नाम जो है वो थोड़ा सा खतरनाक है, पेपनी कोलू स्मीयर टेस्ट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, स्टेटस में कैप स्मीयर टेस्ट। अब ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, किसके लिए इसको यूज करते हैं हम, कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। कार्सिनोमा, सर्वाइकल, सर्वाइकल हाँ, कार्सिनोमा। सर्वाइकल कार्सिनोमा के लिए इसको यूज करते हैं। बीएससी क्या है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा के लिए इसको हम लोग करते हैं ना। ब्रेस्ट कैंसर के लिए बीएससी, मेमोग्राफी भी ब्रेस्ट ब्रेस्ट कार्सिनोमा के लिए। बाई मैनुअल ओरल एग्जामिनेशन, बाई मैनुअल ओरल एग्जामिनेशन जो किया जाता है फॉर ओरल कैंसर, फॉर ओरल कैंसर। अब ये देखिए ईएसआर, ईएसआर बैटरी भी इसको कहते हैं। ये एचआईवी की स्क्रीनिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। किसके लिए, एचआईवी की स्क्रीनिंग के लिए। ई से क्या हो गया, एलाइजा। मोस्ट कॉमनली स्क्रीन टेस्ट जो है वो एलाइजा है। इसके अलावा रैपिड, आर से रैपिड, एंड एच से सिंपल। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ईएसआर टेस्ट या ईएसआर बैटरी जिसको हम कहते हैं, ये एचआईवी के लिए यूज किया जाता है, एचआईवी की स्क्रीनिंग के लिए, है ना। यूरिन फॉर शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, डायबिटीज मिलाइटस के लिए। एएफपी, अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन, ये किसके लिए इसको इम्प्लाई करते हैं, टू डिटेक्ट डेवलपमेंटल एनोमलीज इन फीटस। फीटस में डेवलपमेंटल एनोमलीज को चेक करने के लिए अल्फा फीटोप्रोटीन की स्क्रीनिंग कराई जाती है। डीआरई यानी डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, ये किसके लिए करते हैं, रेक्टल हेमोराइड। कार्सिनोमा के लिए। किसके लिए, कार्सिनोमा। प्रोस्टेट कैंसर के लिए। सर प्रोस्टेट का इंस्पेक्शन रेक्टम से कैसे होगा? प्रोक्टोस्कोपी है, या इससे मैनुअली भी करते हैं, डिजिटल रेक्टल ना, हर तरीके से इससे करते हैं। पीएससी से करते हैं ना। पर रेक्टल एग्जामिनेशन जो करते हैं प्रोक्टोस्कोप से किया जाता है।
और फिंगर से भी किया जाता है डिजिटल एग्जामिनेशन, वो हो गया डिजिट से जो करते हैं। एंड पीएसए जो है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट के लिए। है ना, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये भी प्रोस्टेट कार्सिनोमा के लिए किया जाता है। फीकल अकल्ट ब्लड टेस्ट, ये जो है ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के लिए है। ये ये कुछ कॉमनली इम्प्लाइड स्क्रीनिंग टेस्ट है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के लिए इसको करते हैं, है ना। अब स्क्रीनिंग होती कितने टाइप्स की है, टाइप ऑफ स्क्रीनिंग, तो यूजुअली दो तरीके की होती है, एक प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग एंड प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग। प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग जो होती है, इसमें लोगों को जो स्क्रीन किया जाता है उनके खुद के बेनिफिट के लिए, फॉर देयर ओन बेनिफिट। प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग एंड प्रोस्पेक्टिव जस्ट इसी का अपोजिट, इसमें जो स्क्रीनिंग की जाती है फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। अब प्रोस्पेक्टिव की सबसे अच्छी एग्जांपल जो है, लाइक एचआईवी की स्क्रीनिंग सेक्स वर्कर्स में जो कराई जाती है, सेक्स वर्कर्स उनका वर्क है ना, तो उनको एचआईवी की स्क्रीनिंग रूटीनली कराई जाती है ताकि जो उनके क्लाइंट्स हैं उनमें एचआईवी का इंफेक्शन ना होने पाए, है ना। या इमिग्रेंट हैं जो कहीं दूसरी जगह से आ रहे हैं, ट्रेवलर्स हैं कहीं बाहर से आ रहे हैं, उनके में भी स्क्रीनिंग कराई जाती है, बहुत सारी डिजीजेज हैं उनसे बचने के लिए। इवन एचआईवी की स्क्रीनिंग भी इमिग्रेंट्स में कराते हैं ना, तो ये प्रोस्पेक्टिव क्यों, क्योंकि इनसे दूसरे लोगों को बचाना है। एंड प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग क्या है, फॉर देयर ओन बेनिफिट, लोगों को स्क्रीन करते हैं इसमें उनकी खुद की बेनिफिट के लिए, उनकी खुद की, लाइक पैप स्मीयर टेस्ट है। पैप स्मीयर जो है वो दूसरे को नहीं हो सकता, लेकिन जिसकी स्क्रीन कर रहे हैं उससे उसको बचाया जा सकता है टाइमली डिटेक्ट करके। तो ये दो तरीके की स्क्रीनिंग होती है, इनका बेसिक डिफरेंस देखिएगा, है ना। प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग, पीपुल स्क्रीन फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, एंड प्रोस्पेक्टिव में पीपुल स्क्रीन फॉर अदर्स बेनिफिट। इसेंशियल पर्पस क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग में केस को डिटेक्ट करना होता है, केस को डिटेक्ट करना होता है। और प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग डिजीज कंट्रोल, लाइक एचआईवी है, एचआईवी को केस डिटेक्ट नहीं करना है, इसमें क्या करना है, क्योंकि एचआईवी जिस पर्सन को है वो पर्सन टू पर्सन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, पर्सन टू पर्सन वो ट्रांसमिट हो सकती है, तो हमें डिजीज को कंट्रोल करना है, यहाँ पे डिजीज को कंट्रोल करना है, तो वो प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग में आती है। एंड रिक्वेस्ट फॉर स्क्रीनिंग में देखिएगा इसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट नहीं होती, अगर आपको लग रहा है तो आप पेशेंट को स्क्रीन कर सकते हैं, लेकिन प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग में अथॉरिटी की तरफ से स्पेसिफिक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर कोई इमिग्रेंट कहीं बाहर से आ रहा है तो उसको ये टेस्ट जो है इसकी स्क्रीनिंग करनी। इवन ब्लड बैंक में आप देखते होंगे जब भी ब्लड का डोनेशन किया जाता है कुछ टेस्ट का स्पेसिफिक है कि इसकी स्क्रीनिंग होनी ही होनी है। एचआईवी की होती है, हेपेटाइटिस सी की होती है, हेपेटाइटिस बी की होती है, मलेरिया की होती है। इतने टेस्ट मुझे पता है जिनकी स्क्रीनिंग की जाती है ना। तो ये क्या है, ताकि दूसरे को ना हो सके, दूसरे लोगों को ना हो सके, इसलिए इसकी स्क्रीनिंग कराते हैं। तो वो प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग अथॉरिटी की तरफ से उसकी रिक्वेस्ट है कि ये टेस्ट होने ही चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, लाइक नियोनेटल स्क्रीनिंग है, पैप स्मीयर टेस्ट है, यूरिन फॉर शुगर, डायबिटीज मेलाइटस चेक करने के लिए, ये प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग है। प्रोस्पेक्टिव में इमिग्रेंट्स बाहर से कोई माइग्रेट करके आ रहा है तो उसकी स्क्रीनिंग करिए, या सेक्स वर्कर वहां पे एचआईवी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, दीज आर प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग। ब्लड की स्क्रीनिंग करते हैं ब्लड बैंक में। सर ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में होगा, स्क्रीनिंग, हाँ, अगर जैसे किसी को जी। स्क्रीनिंग जो है मैंने पहले भी बताया था, स्क्रीनिंग एस से शुरू हो रही है, एस से सेकेंडरी, ठीक। एंड प्रोफाइलेक्सिस पी से शुरू हो रही है, ये प्राइमरी है। इतना खाली आप याद कर लीजिए बस। स्क्रीनिंग जो है वो सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन है, एंड प्रोफाइलेक्सिस वो प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन होता है, ठीक। हम नियोनेटल स्क्रीनिंग में एक दो चीजें हैं, इसमें कॉमनली जो है नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म है ना। मोस्ट कॉमन नियोनेटल डिसऑर्डर टू बी स्क्रीन्ड इज नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म। सबसे कॉमनली जो नियोनेट्स पे अगर कोई डिसऑर्डर जिनकी स्क्रीनिंग की जाती है तो वो नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म है। ब्लड सैंपल कहाँ से लेते हैं, अम्बिलिकल कार्ड के ब्लड से लेते हैं। डिटेक्ट किसको करते हैं हम, T4 और TSH को इसमें डिटेक्ट किया जाता है। बस ये तीन लाइन आपको याद रखनी। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, मोस्ट कॉमनली नियोनेटल डिसऑर्डर टू बी स्क्रीन्ड, ये है नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म। ब्लड सैंपल अम्बिलिकल कार्ड से ले रहे हैं और डिटेक्ट क्या कर रहे हैं, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड T4। एंड सेकेंड है फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU। पीकेयू एक डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है,
और 10,000 बर्थ में किसी एक को हो सकता है। एंजाइम इसमें डिफिशियंट होता है फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में ये एंजाइम जो है ये वर्क करता है ना, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन जिनमें ये वर्क करता है फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज। इसकी डिफिशियंसी होती है फिनाइल केटोन्यूरिया में। इसके ट्रीटमेंट के लिए फिनाइल केटोन्यूरिया को ट्रीट कैसे करना है, तो ऐसे फूड्स को एलिमिनेट करना है या उनके यूज को कम करना है जिनमें फिनाइल एनिलीन जो है बहुत हाई अमाउंट में है। अगर मान लीजिए फिनाइल एनिलीन हाई अमाउंट में है और पता चला कि पर्सन के अंदर ऑलरेडी उसकी एंजाइम की डिफिशियंसी है, तो वो फिनाइल कीटोन्यूरिया काज कर देगा। लाइक ब्रेस्ट मिल्क, मीट, चिकन, फिश, नट्स, चीज, लेग्यूम्स एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स ना, बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसको रोकना है हमें अगर किसी को फिनाइल कीटोन्यूरिया की डिजीज हो रही है तो, यानी अगर उनमें ये एंजाइम डिफिशियंट है तो इन फूड्स को रोक देना है ताकि फर्दर जो है उससे कॉम्प्लिकेशन ना होने पाए। अब इसके स्क्रीनिंग के लिए एक टेस्ट यूज किया जाता है, उसको कहते हैं हम गुथरी टेस्ट। बहुत स्पेसिफिक नाम है गुथरी टेस्ट। इज डन इन नियोनेट्स फॉर मास स्क्रीनिंग ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया ना। गुथरी टेस्ट जो है, और इसकी खास बात क्या, नियोनेट्स में ये पहला स्क्रीनिंग टेस्ट था जो यूज किया गया। अभी देखो आप दो चीजें अब आपने पढ़ी, मोस्ट कॉमनली यूज स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है, कॉमनली यूज करो, मोस्ट कॉमनली स्क्रीनिंग टेस्ट अच्छा जी। नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म है। नियोनेट्स पे हम नियोनेटल स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं ना। नियोनेट्स में मोस्ट कॉमनली स्क्रीन डिजीज जो है या जिस टेस्ट जो हम करते हैं वो नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म के लिए करते हैं। लेकिन जो सबसे पहला टेस्ट नियोनेट्स पे एज ए स्क्रीनिंग यूज किया गया था दैट इज गुथरी टेस्ट। और ये गुथरी साहब थे, इनका, अब इन्होंने कहते हैं ना कि एजाज जो है वो जरूरत की माँ होती है, जो डिस्कवरीज होती है। हुआ ये था कि ये भाई साहब थे, इनका जो बच्चा पैदा हुआ था उसको फिनाइल कीटोनूरिया था। अब वो इस चक्कर में पड़ गए कि इसको कैसे डिटेक्ट कर ले अर्लीस्ट। अब उसमें ग्रोथ रिटार्डेशन हो गया और बहुत सारी एनामलीज डेवलप हो गई थी। तो अब उन्होंने इस टेस्ट को डेवलप किया था जब उनका जो बच्चा था उसको ऑलरेडी फिनाइलकोटिनुरिया हो गया था, वो सफर कर रहा था। तो उन्होंने ये सोचा कि और लोगों को बचाने के लिए उन्होंने फिर ये गुथरी टेस्ट जो है इसको डेवलप किया था। तो उसको उनके नाम से ही इस टेस्ट को नाम दे दिया गया ना। और नियोनेट्स की मास स्क्रीनिंग के लिए यूज किया एंड दिस वाज द फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट यूज्ड इन नियोनेट्स। ब्लड सैंपल यूजुअली जो है 7 से 10 दिन, बर्थ के 7 से 10 दिन के बाद जो ब्लड सैंपल लिया जाता है हील प्रिक के जरिए। इनिशियली 1 to 3 डेज में ब्लड सैंपल नहीं लेते, अगर ले भी लिया गया तो ये टेस्ट जो है वो निगेटिव आएगा। ये टेस्ट जो है इनिशियली, क्योंकि शुरू में बेबी जो है उसकी फीडिंग बहुत ज्यादा नहीं हुई होती है और अंदर उसके क्योंकि स्ट्राइल पैदा होते हैं ज्यादा, है ना, बेबीज जो है वो स्ट्राइल पैदा होते हैं। तो अभी मेटाबॉलिकली जो है उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस नहीं आए हुए होते, तो वहां पे इस एंजाइम की डिफिशियंसी भी पता नहीं चल पाती शुरू में 1 to 3 डेज में। तो इसीलिए कहा जाता है, रिकमेंडेशन जो है कि 7 से 10 दिन सबसे बेटर है। ब्लड सैंपल इज कलेक्टेड बाय हिल प्रिक 7 to 10 डेज आफ्टर बर्थ। फर्स्ट 3 डेज में गुथरी टेस्ट जो है वो निगेटिव आ जाता है। और ये सिर्फ फिनाइल केटोन्यूरिया ही नहीं, गैलेक्टोसीमिया, मेपल सिरप यूरिन डिजीज, इसको भी ये डिटेक्ट कर सकता है। केमिकल क्या डिटेक्ट करता है, ये फिनाइल एनिलीन, फिनाइल एनिलीन, फिनाइल पायरुवेट एंड फिनाइल लैक्टेट, ये 3 चीजें हैं जिसको ये टेस्ट डिटेक्ट करता है। लेकिन अब जो है इस टेस्ट को बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय टैंडेम मास स्पेक्ट्रोमेट्री, टीएमएस। फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए अब गुथरी टेस्ट की जगह पे ये टैंडेम मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज किया जाता है, जिसने इसको रिप्लेस कर दिया। तो दो टेस्ट आपके सामने, नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म एंड गुथरी टेस्ट। तो इसमें बहुत अक्सर कंफ्यूजन होता है कि कभी पूछा जाता है ना मोस्ट कॉमनली स्क्रीन्ड टेस्ट इन नियोनेट्स, मोस्ट कॉमनली स्क्रीन्ड टेस्ट नियोनेट्स, वो होता है नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म। एंड सबसे पहले जो स्क्रीनिंग टेस्ट यूज किया गया था नियोनेट्स पे वो था ये वाला।